गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा कक्षा 9 का विषय विज्ञान लेसन 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता, इससे संबंधित हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ एक पादपों की विशेषताएं देखी थी, कुछ जंतुओं के बारे में जाना था, बीटकर का वर्गीकरण का सिद्धांत, पंच जगत अवधारणा को देखा था। आज हम पादपों से संबंधित जो पादप जगत का वर्गीकरण है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। पंच जगत अवधारणा में तो क्या था, प्लांटी था और फिर एनिमलिया, और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो पादप से संबंधित है। पादप को कौन से भागों में बांटा गया और किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें, पादप सभी जानते हैं घासीय वर्ग का भी होता है, शैवाल है वो भी पादप कैटेगरी में ही आती है। बड़े से वृक्ष है जिनकी हाइट काफी ऊंचाई लिए हुए है, काफी ऊंची उनकी हाइट है, उन सबको हम किस में शामिल करते हैं, पादप के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप जो है उस पादप में विभेदन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब विभेदन का मतलब क्या होता है? विभेदन से अभिप्राय होता है कि पादप है सभी जानते हैं, उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, बीज है या फल है, पुष्प है, ये विभिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं। वायवीय और अवायवीय भाग, अवायवीय में हम जड़ को शामिल करते हैं, वायवीय में तना है, पत्ती है, इन सबको शामिल करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो विभेदन है वो जिन पादपों में पाया जाता है उन पादपों की कैटेगरी कौन सी है और जिनमें ये नहीं पाया जाता वो कौन सी कैटेगरी में है। सबसे पहले हम देखें कि पादप शरीर अविभेदित और पादप शरीर विभेदित, यानी समस्त जो पादप है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग ये है जिसके अंदर पादप शरीर अविभेदित रहता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती इस प्रकार की संरचनाएं अनुपस्थित रहती है। दूसरा वह कैटेगरी है जिसके अंदर पादप शरीर विभेदित रहता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती ये सब उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अविभेदित जो शरीर वाला होता है उसको हमने एक ही कैटेगरी में देखा है, और वो कैटेगरी कौन सी है? उसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। थैलस के समान संरचनाएं, ना उसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, कोई भी ऐसी संरचनाएं उपस्थित नहीं होती। इसके अंदर मोस्टली जो जल के अंदर पाए जाने वाली शैवाल होती है उनको इसमें शामिल किया गया है। सामान्य शैवाल, और वो सामान्य शैवाल कौन सी है? जैसे स्पाइरोगायरा है, कारा है, इस प्रकार के शैवाल इसके अंदर हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका डायग्राम बनाए स्पाइरोगायरा का तो कुछ इस प्रकार से इसकी ये संरचना देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये संरचना इसमें देखी जाती है। तो ये स्पाइरोगायरा और ऐसे कारा जो है उसके अंदर भी इसी प्रकार से थैलस के समान संरचनाएं पाई जाती है। कहने का मतलब कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता है। इसको हम मोस्टली इसी प्रकार से हम देखते हैं। एक मिनट, एक कारा जो है, कारा का एक बार डायग्राम में बता देती हूँ। इस प्रकार से है थैलस समान संरचना, इस प्रकार से इसमें ऐसी संरचनाएं निकली रहती है, इस प्रकार से ये संरचनाएं, इस प्रकार की संरचना ली हुई ये शैवाल होती है जिसको कारा कहा जाता है। और ये किसका है? ये डायग्राम है स्पाइरोगायरा का। तो इस प्रकार से एक थैलस के समान संरचना है जिसमें जड़, तना, पत्ती कोई भी भाग उपस्थित नहीं होता। ठीक है, ये हमने किस में लिया है? थैलोफाइटा में लिया है। इसकी विशेषता क्या है थैलोफाइटा समूह की? इस जो समूह के अंदर पादप होते हैं, प्लांट उपस्थित होते हैं, उनका शरीर अविभेदित होता है। दूसरा ये जलीय शैवाल होती है। तीसरा इसके अंदर शरीर में पूरी तरह से विकसित जो अंग होते हैं उनका अभाव रहता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं ली हुई ये थैलोफाइटा समूह है। ठीक है, दूसरा हमारा समूह क्या है? पादप शरीर को विभेदित करने वाला। इसके कौन कौन से वर्ग हैं? इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो संवहन ऊतक जिसमें अनुपस्थित हो, दूसरा जिसके अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हो। संवहन ऊतक से संबंधित हमने पहले देख लिया है।
संवहन ऊतक में कौन कौन से आते हैं? जाइलम है, फ्लोएम है, इस प्रकार की संरचनाएं आती हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जल, खनिज लवण और भोजन का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करना। तो जिनके अंदर ये अनुपस्थित होते हैं उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रायोफाइटा। यानी ये क्या हो गया? इसका सेकंड समूह हो गया, किसका? पादप का, जिसको हम ब्रायोफाइटा नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मार्केंसिया है, मोस के अंदर फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है। अब यदि हम देखें कि मार्केंसिया है जिसके अंदर ये किस में है? पादप शरीर में विभाजन, और विभाजन भी कैसा है कि इसके अंदर जड़, पत्ती है, तना है, ये संरचनाएं पाई जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से ये संरचनाएं जो उपस्थित होनी चाहिए उस टाइप की नहीं होकर के आभासी प्रकार के, जैसे ये जो जड़ होते हैं उस प्रकार की संरचना इसमें दिखाई पड़ती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो मार्केंसिया है उसका एक मैं डायग्राम सा यहाँ पर बना रही हूँ। इस प्रकार की संरचना ली हुई ये होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें ये भाग पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मार्केंसिया जो है वो पाया जाता है। तो इस ब्रायोफाइटा समूह की विशेषता क्या होगी? पादप शरीर में विभाजित होगा। दूसरा, संवहन ऊतक इसमें अनुपस्थित रहता है। यानी पादप क्या, जो विभिन्न भाग है, अंग है, वो मिलकर के ही उस कार्य को संपन्न करवाएंगे। विशेष प्रकार के सिस्टम की व्यवस्था वहां पर नहीं है। ठीक है, दूसरा, विभेदित शरीर वाले पादप समूह को देखें जिसके अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं, उनको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? बीज रहित, जिसमें बीज अनुपस्थित होगा, जिसमें बीज नहीं पाया जाएगा, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम में जो है उस समूह की विशेषता क्या है? उनके अंदर जननांग अनुपस्थित होते हैं। और इसके अंदर एक समूह दे रखा है जिसको हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा हो गया, ये टेरिडोफाइटा था, फिर ब्रायोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा। ये इसका तीसरा समूह है पादप का। और इस समूह के पादपों की विशेषता क्या है? सबसे पहले हम देखें कि शरीर का विभाजन है कि नहीं है। हाँ, इसमें शरीर विभेदित रहता है पूरी तरह से, वास्तविक रूप से इसमें विभेदन पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती संरचनाएं उपस्थित रहती है। दूसरा, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा, बीज रहित होते हैं। इनके अंदर जननांगों की अनुपस्थिति होती है, जननांग नहीं पाए जाते। वास्तविक रूप से जो जननांग जैसे संरचनाएं जो कि बीज निर्माण में सहयोगी होती है वो संरचना इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या है? जननांग विहीन संरचना है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स है, इनके एग्जाम्पल फर्न है, मार्सिलिया है, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार के हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। और फर्न का एग्जाम्पल देखें तो पत्ती जैसी संरचना उसमें पाई जाती है। देखिए इस प्रकार से होती है, जैसे नीम की पत्तियां होती है ना, उस टाइप की ऐसी संरचना इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना ऐसे इसमें पाई जाती है। इस प्रकार का ये प्लांट होता है। ठीक है, ऐसी संरचना लिए वैज्ञानिक के पास में होती है, और छोटी होती है आगे जाकर के और छोटी हो जाती है। फर्न है, मार्सिलिया है, ये इसके एग्जाम्पल है। यदि हम इनके अंदर देखें तो इनमें किसी भी प्रकार के जनन अंग नहीं पाए जाते, जननांग विहीन होते हैं। ठीक है, चौथा समूह बीज युक्त वाले देखें। बीज युक्त का मतलब जननांग उपस्थित होंगे और उनके अंदर बीज का निर्माण होगा, वास्तविक बीज का निर्माण होगा, उनको हम क्या कहते हैं? फेंड्रोगेम कहते हैं। ठीक है, ये तो क्रिप्टोगेम है जिसके अंदर बीज नहीं पाए जाते, और जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेंड्रोगेम्स कहते हैं। बीज युक्त होते हैं, इनके अंदर जननांग उपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, नग्न बीजी का मतलब क्या होता है? नग्न बीजी का मतलब होता है जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, आवृत बीजी यानी बीज जिसके ऊपर आवरण उपस्थित होगा उनको हम क्या कहेंगे? आवृत बीजी कहेंगे। अनावृत बीजी जो होते हैं यानी
उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नग्न, प्लस स्पर्मा का मतलब होता है बीज आवरण, बीज, ठीक है, बीज जो कि आवरण रहित होता है, नग्न बीजी कहलाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी, जिसके ऊपर जो बीज होगा उसके ऊपर आवरण पाया जाएगा। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियो प्लस स्पर्मा, जिसका मतलब होता है आवृत प्लस बीज। आवृत का मतलब होता है आवरण, यानी आवरण से ढका हुआ बीज, ठीक है, एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट दिया, कौन कौन से? दो बीजपत्री, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इनको अभी देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके उदाहरण है पाइनस है, साइकस है, इस प्रकार के एग्जाम्पल है। अगर हम साइकस को देखें तो इस प्रकार से इसमें ये संरचनाएं देखने को मिलती है, छोटी छोटी पत्तियां सी ऐसे निकली रहती है, सजावटी पादप होते हैं, ठीक है, इस प्रकार की संरचना लिए हुए होता है साइकस। पाइनस होता है वो काफी ऊंचा वृक्ष होता है, ठीक है। ये जितने भी वृक्ष ये जो होते हैं बीज युक्त है, बीज रहित है, ये क्या होते हैं? काष्ठीय वृक्ष होते हैं, काफी विशाल वृक्ष होते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष हम इनको कह सकते हैं, जिनका जीवन काल बहुत वर्षों का होता है, काष्ठीय पादप, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसके आवृत बीजी की, जिसके अंदर एंजियोस्पर्म हम कह रहे हैं, आवृत बीजी, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। यदि इनको हम देखें, इनके एग्जाम्पल से आपको बताते हैं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। द्विबीजपत्री जो होते हैं वो दालें जो होती है वो द्विबीजपत्री होती है। चने की दाल देखी है, मूंग की दाल देखी है, मोट की दाल देखी है, अरहर है, ये सारी क्या है? द्विबीजपत्री, यानी इनके दो हिस्से हो जाते हैं, एक जैसे हिस्से हो जाते हैं, वो बीजपत्र है। और दोनों बीजपत्र क्या होते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, वो द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है? जैसे धान, अनाज, जैसे गेहूं है, बाजरा है, चावल है, ये क्या होते हैं? एक बीजपत्री। अपने चाहे तो इसके दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते, ठीक है, यानी ये दो बीजपत्रों का बना हुआ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री ही इसमें पाया जाता है। अब यदि हम एक बीजपत्री पादप की विशेषता को देखें तो आप लोगों ने देखा होगा खेतों के अंदर गेहूं है या बाजरा है, जब हम उसको उखाड़ते हैं, पूरे पेड़ को उखाड़ते हैं, पूरे पादप को, तो नीचे उसमें जो जड़ें होती है वो क्या होती है? गुच्छेदार होती है, इस प्रकार से गुच्छा सा पाया जाता है। जड़ में देखा होगा आप लोगों ने, तो ये गुच्छा सा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये गुच्छा उस पेड़ को एक बीजपत्री बता रहा है, ठीक है, एक बीजपत्री। पादप की क्या विशेषता होती है? कि जड़ें जो है वो समूह के रूप में पाई जाती है, ठीक है। मुसला ये आप लोग आगे जाकर के पढ़ोगे, ये जो जड़ें होती है इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है कि जो जड़ें होती है इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये अपसानिक, यानी ये डिवाइड हो जाती है। जड़ें हैं वो प्राथमिक आएगी, फिर द्वितीयक निकल जाएगी, फिर तृतीयक, जैसे शाखाएं निकलती हैं ऐसे इसमें जड़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें किस में पाई जाएगी? द्विबीजपत्री में पाई जाएंगी, ठीक है। और ये किस में होगी? एक बीजपत्री में होगी। एक विशेषता तो क्या देखी थी? बीजपत्रों का एक होना या दो होना। दूसरी विशेषता क्या देखी? जड़ का प्रकार, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या देखी? तीसरी विशेषता हम देखें तो आप लोगों ने पत्तियां देखी है, बाजरे की या गेहूं की पत्तियां देखी होंगी, पत्तियों के ऊपर जो शिराएं होती है उनको देखिएगा, जो बाजरे और की पत्तियां होती है कुछ ऐसे लंबी सी होती है और इनके ऊपर इस प्रकार से शिराएं पाई जाती है। शिराएं होती एक लाइन के रूप में उसमें पाई जाती है, ठीक है।
और यदि हम द्विबीजपत्री के अंदर देखें, जिसके अंदर हमने डालें ली हैं, उनकी पत्तियों को देखें तो उनकी पत्तियों के ऊपर इस प्रकार से एक मुख्य शिरा होती है, फिर उससे अन्य शिराएं निकलती है। तो ये किसकी विशेषता है? ये है द्विबीजपत्री पादप की। ठीक है, एक द्विबीजपत्री में तो क्या आएंगी? डालें आएंगी जितने भी, ठीक है। और एक बीजपत्री में क्या आएंगे? अनाज। अनाज कौन सा? गेहूं है, गेहूं, बाजरा, चावल, इस प्रकार के इसमें आते हैं। तो ये हमारा क्या है? पादप से संबंधित एक वर्गीकरण है, जिसके अंदर समस्त पादप जगत को इन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ये फ्रेंड हो गया, ये तीसरा प्रकार आ गया। और ये क्या हो गया? इसका चौथा प्रकार हो गया जिम्नोस्पर्म। और ये क्या हो गया? पांचवा। कौन सा? एंजियोस्पर्म। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप इजीली इसको देख सकें। ये डायग्राम यहाँ से हटा देती हूँ। ये कारण है, जैसे सबसे पहले थैलोफाइटा, ठीक है, दूसरे पर ब्रायोफाइटा, तीसरे पर टेरिडोफाइटा और चौथे पर जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। ये क्या है? पादप के विभिन्न वर्ग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसके अंदर कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, इसके अंदर डिवाइडेशन होता है। अब जैसे अपने पास में द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री की अगर हम विशेषताओं को देखें तो हम क्या देखेंगे? इसी को दो भागों में बांटा है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा है। एक तो क्या कहा है? एक बीजपत्री और दूसरे को क्या कहा है? द्विबीजपत्री। ठीक है, अब अगर हम एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री की बात करें कि उसकी क्या विशेषताएं, क्या लक्षण हम देख सकते हैं, तो इस यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे लक्षण देख सकते हैं। एक बीजपत्री में चलिए क्या है? ये पादप आवृत बीजी है। पहली विशेषता हम इधर से लेंगे, देखिएगा, पादप शरीर विभेदित होता है। दूसरा लक्षण, इसमें समवयन ऊतक उपस्थित होते हैं। तीसरा, बीज युक्त होते हैं, अर्थात इनमें जननांग पूरी तरह से विकसित होते हैं। पुष्प का निर्माण होता है, उसके अंदर जनन अंग पाए जाते हैं, जिससे वास्तविक निषेचन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन की क्रिया के फलस्वरूप उसमें बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, ये आवृत बीजी होते हैं, अर्थात बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। पांचवी विशेषता, इनके अंदर जो बीज बनते हैं उसमें एक ही पत्र पाया जाता है। ठीक है, छठी विशेषता, एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि उनके अंदर जो जड़ें हैं वो किस प्रकार की होती है? एक समूह के रूप में, गुच्छे के रूप में पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वो क्या है कि पत्तियों के अंदर जो शिराएं हैं वो समानांतर प्रकार की शिराएं पाई जाती है। इसमें तो क्या है? विभाजित है, और उसमें क्या है? समानांतर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें कई प्रकार की विशेषताएं दे सकते हैं। अब बात करें द्विबीजपत्री की तो सेम वही चीजें आएंगी, यहाँ आकर के क्या हो जाएगी? इसमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो क्या होती है? विभेदित होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल के अंदर। ठीक है, इनकी पत्तियों के अंदर जो शिराएं हैं वो विभेदित होती है, विभाजनशील होती है, प्राथमिक द्वितीयक शिराएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम बहुत सारे विशेषताएं बता सकते हैं। यदि हमसे किसी भी प्रकार के पादप से संबंधित जो वर्ग है उसके गुण के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में पूछे तो इस चार्ट के माध्यम से हम आसानी से उसमें बता सकते हैं कि इस पादप का ये जो जगत है
इसके अंदर जो ये समूह पाए जाते हैं, इस समूह के बालक होते हैं, उनमें ये प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम